अम, सर कभी ऐसा लगता है कि चीज़ें बिगड़ रही हैं, फिर थोड़ी ठीक होती है, फिर लगता है अब तो सब ठीक है, फिर बिगड़ जाती है। ऐसा कब तक चलेगा सर? अनिल जी, एक कहते हैं कि बाजार को कई बार नजर लग जाती है। आई थिंक हाँ। वही 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 हो रहा है अनिल जी। जैसी चीजें थोड़ा ठीक होने लगती हैं, करेक्ट। आई थिंक कहीं ना कहीं एस्केलेशन जाता है। बट अनिल जी, इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट एस्केलेशन का उतना नहीं हो रहा है जितना पहले पहले समय होता है। इनफैक्ट देखिए, अभी कल ईरान ने अटैक किया, प्रीएम्प्टिव अटैक किया। यूएस ने स्ट्राइक्स करी। अभी भी जो क्रूड है वो 90 के आसपास है, जो ब्रेंट है नीचे है। तो एक एक स्थिति ऐसी आती है कि बाजार कंटिन्यूअसली एक ही इवेंट बाजार को बार बार उतना शार्प मूव नहीं देता है। कहीं ना कहीं बाजार ये डिस्काउंट करेगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा लंबा समय चलता रहेगा। जैसे आप देखिए, रशिया यूक्रेन भी कॉन्फ्लिक्ट निरंतर चल रहा है, और कहीं ना कहीं ये प्राइस इन हो जाएगा। तो एक जो डिसएडवांटेज इसका ये है कि ऑयल जो हम सोच रहे थे शायद $70 आ जाएगा वापस, वो शायद नियर टर्म में नहीं आएगा जब तक ये चलता रहेगा, और उसी चीज को बाजार प्राइस इन कर रहा है। एक जो चीज अच्छी हुई है अनिल जी, वो जो हमारे लिए अच्छी हुई है, Q1 के अर्निंग्स काफी अच्छे आए हैं उम्मीद के, जो जो उम्मीद थी उससे। और अभी अभी काफी अर्निंग सीजन बचा है। बट एनर्जी में, डिफेंस में, बैंक्स में, कुछ कंज्यूमर कंपनीज में अर्निंग बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट कुछ स्मॉल मिडिल कैप इंडेक्स में तो इंडेक्स लेवल पे 20% के आसपास का अर्निंग ग्रोथ है। वो एक भारत के लिए बहुत बहुत अच्छी खबर है। दूसरा, एक जो ये पूरा एआई ट्रेड था, जो पैसा निकल के इमर्जिंग मार्केट में जा रहा था, ताइवान में जा रहा था, कोरिया में जा रहा था, ये अब थोड़ा अनवाइंड हो रहा है। कोरियन मार्केट 40-45% गिर गए हैं पिछले 10-12 दिनों में, और ये होता है जब शार्प मूवमेंट आती है और लेवरेज आता है। तो मेरा ये मानना है अनिल जी, और फिंगर्स क्रॉस्ड, कि सेकेंड हाफ में एफआई फ्लोज पॉजिटिव होने के चांसेस हैं। मैक्रो डेटा अच्छा है। बैंक क्रेडिट ग्रोथ 17% है, बहुत समय बाद है। अर्निंग, खाली अर्निंग इंप्रूव नहीं हो रहा है, मुझे लगता है क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स भी इम्प्रूव इम्प्रूव हो रही है। एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस भारत की बढ़ी है। टैक्स कलेक्शन अच्छा है। तो जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स है वो अच्छे हैं। एफआई आउटफ्लो रुक रहा है, शायद पॉजिटिव हो रहा है। तो मुझे लगता है सूनर और लेटर सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, मुझे लगता है अनिल जी, काफी बेहतर होने वाला है, और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि एक अच्छा अपसाइड मार्केट में आए। मतलब तो ये कि ये समय जो है जब सारे अच्छे इंडिकेटर्स के बावजूद बाजार चल नहीं रहे, पैसा लगाने का सही समय है सर। बिल्कुल सही समय है जी। और देखिए, मैं मार्केट में हूँ, आप इतने साल से, आज 22 साल हो गए। कंजेक्यूटिवली 3-4 साल कभी भारत कैसे खराब नहीं हुए। और एक्चुअली खराब नहीं है, टाइम करेक्शन ज्यादा है अनिल जी। मतलब इंडेक्स जरूर 24,000 पे है, लेकिन अगर आप आईटी हटा दीजिए और रिलायंस एचडीएफसी वगैरह अलग कर दीजिए, तो बाजार वही है जहाँ शायद 2 साल पहले था। और एक ब्रॉडर मार्केट में अच्छी रिकवरी है मार्च के लोस से। अगर आप बहुत एनएवीज देखेंगे फंड्स की, मल्टी कैप फंड्स की, या हम जो पोर्टफोलियोज रन करते हैं, पिछले 3 से 4 महीने में अच्छा डबल डिजिट अपसाइड आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो टॉप इंडेक्स स्टॉक्स हैं वहां पे प्रेशर बना रहेगा। वहां पे अर्निंग ग्रोथ भी नहीं है। अब एचडीएफसी के नतीजे बहुत एवरेज थे। रिलायंस स्ट्रगल कर रहा है। आईटी कंपनीज में हम टैक्टिकल बाउंस देखेंगे एनर्जी पर, ग्रोथ तो 1-2-3% ही है। एक आधा एक्सेप्शन आप हटा दीजिए कोफोर्ज का या परसिस्टेंट का। तो जो इंडेक्स स्टॉक्स हैं, जो शुरू के 10-15 स्टॉक्स हैं, वहां शायद एक्टिविटी कम रहेगी। लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट है, मुझे लगता है वहां फ्लोज डाइवर्ट हो रहा है। एक मैंने डेटा देखा था, एफआई की जो होल्डिंग है, यूनिवर्स है, वो 890 स्टॉक से 1200-1250 हो गया है। तो उनका यूनिवर्स भी 30-40% एक्सपैंड हुआ है, हालांकि वो नेट सेलर्स हैं। तो मुझे लगता है जूस ब्रॉडर मार्केट में है, और वहीं पे ज्यादा नजर रहनी चाहिए। स्मॉल कैप शेयरों में ज़्यादा बेहतर सिचुएशन है। ऐसे में सर जाहिर सी बात है कि आम इन्वेस्टर के लिए थोड़ा अच्छे मिड कैप स्मॉल कैप शेयर पसंद करना मुश्किल काम है। तो क्या किस तरह के म्यूचुअल फंड स्कीम्स उन्हें चुननी चाहिए अगर उन्हें डायरेक्टली शेयर न खरीद कर स्कीम्स के जरिए पैसा लगाना हो तो? तो अनिल जी, मल्टी कैप बेस्ट कैटेगरी है, क्योंकि इसमें 25 लार्ज, 25 मिड और 25 स्मॉल डिफाइंड है। तो ये अपने आप डाइवर्सिफिकेशन देता है, और ब्रॉडर बीएसई 500 में करता है। और बाकी 25% जो है फ्लेक्सिबिलिटी है फंड मैनेजर को। मैंने डेटा निकाला कि इस कैटेगरी ने ज्यादा अच्छा किया है पिछले कुछ समय से, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में, जैसा मैंने बोला, मूवमेंट ज्यादा है। दूसरा, जो बहुत बड़े फंड्स हो गए हैं, 50,000 करोड़ प्लस के फंड्स हैं जितनी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, उनके अगेंस्ट में कुछ नहीं है। बट उनके पास चॉइस नहीं है अनिल जी, उनको 60-70% लार्ज कैप रहना पड़ेगा। और जैसा मैंने आपको बोला, वो टॉप इंडेक्स स्टॉक्स में मूवमेंट नहीं है, नेगेटिव रिटर्न है पिछले 3 साल में, जो टॉप स्टॉक्स हैं। तो मल्टी कैप एज अ कैटेगरी मुझे लगता है बहुत अच्छा करेगा। और एक और अच्छी कैटेगरी है जो मल्टी एसेट कैटेगरी है, जिसमें कमोडिटी एक्सपोजर भी है, और इक्विटी का वेटेज बढ़ाता घटाता है फंड हाउस।
प्राइस इक्विटी मॉडल पे और प्राइस बुक मॉडल पे, तो आपको टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं आता है डायनेमिकली मैनेज करने में कमोडिटीज और इक्विटीज को। अगर हम खुद करेंगे तो ना तो हमारी नॉलेज है और साथ में टैक्स एफिशिएंसी। तो मुझे लगता है ये दो कैटेगरी पोर्टफोलियो में ऐड करनी चाहिए। और मेरा ये मानना है अनिल जी, मैं थोड़ा शायद अग्रेसिव हो रहा हूँ, कि स्मॉल कैप फंड में एसआईपी बढ़ानी चाहिए, और स्पेशली जो यंग इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास थोड़ा समय है, ये बहुत अच्छा टाइम। देखिए, ग्लोबली संकेत इंडियन मार्केट के लिए नेगेटिव है, लेकिन एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि इंडियन मार्केट में चल क्या रहा है। इंडियन मार्केट की तरफ से जैसी चीज़ें आपको दिख रही है वैसा मार्केट में हो नहीं रहा है। देखिए, मैं लगातार आपसे यही बात कर रहा हूँ कि इंडियन मार्केट में एफआईएस को एक स्पेस अब नज़र आ रहा है, क्योंकि आप देखो चाइना के बाज़ार, ताइवान के बाज़ार, ख़ास तौर से अमेरिकी बाज़ार भी ले सकते हो, कोरिया के बाज़ार, जहाँ पे एक और अब गिरावट का अंदेशा देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनके बाज़ार ऑल टाइम हाई के लगभग पहले से थे और ज़बरदस्त गिरावट का अब देख लिए अंदेशा एफआईएस को भी वहाँ पे नज़र आ रहा है। उनको अब एक बाज़ार ढूंढना है जहाँ पे वो निवेश कर सके, और इस समय पे इंडियन मार्केट के अलावा ऐसा कोई मार्केट नहीं है जहाँ के वैल्यूएशन इतने अच्छे हो। इंडियन मार्केट के वैल्यूएशंस काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल रहे हैं। उसी वजह से एफआईएस की नज़र भी इंडियन मार्केट पे पड़ी और आज आप ख़रीदारी में देख ही सकते हैं 3600 करोड़ की बाइंग एफआईएस की तरफ से देखने को मिली, जबकि बहुत दिनों से जो डीआईज बाइंग कर रहे थे अब वो सेलिंग करना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि अब एफआईएस की बाइंग बड़ी होगी तो डीआईज की सेलिंग ऑफकोर्स होती हुई नज़र ही आएगी। लेकिन यदि बाइंग का आंकड़ा और बढ़ता है, 5000 करोड़ 10,000 करोड़ के लगभग जाता है, तो वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अहम साबित होगा, जो इंडियन मार्केट को ऊपरी स्तरों पर लेकर जाएगा। यदि एफआईएस की बाइंग होती है तो वो आंकड़ा छोटा मोटा नहीं होता है। ये चीज़ आप समझ लीजिए कि यदि एफआईएस की बाइंग होती है तो मार्केट में छोटी मोटी तेज़ी नहीं होती है, फिर मार्केट लंबा चलने की कोशिश करता है। 27,000 30,000 ये जो रैली है, ऐसी रैली आती हुई फिर नज़र आती है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट में किस प्रकार की तेज़ी देखने को मिलेगी, लेकिन फ़िलहाल इंडियन मार्केट की तरफ से जिस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही हैं उससे तो अब लग ही रहा है कि इंडियन मार्केट की रैली काफ़ी बड़ी रैली होने वाली है। फ़िलहाल निफ्टी 24,300 के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, 24,450। सबसे पहले 24,380 का लेवल यदि कल निकलता है, हो सकता है गैप अप के साथ निकले तो एक डिप देखने को मिलेगा सबसे पहले, जो लोगों को ये दिमाग में लाएगा कि मार्केट में अब होगी गिरावट और होगी बड़ी गिरावट। लेकिन वहीं से मार्केट में रिकवरी आएगी। मार्केट 24,500 आपको कल दिखा सकता है, 24,650 भी दिखाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपकी मार्केट पे नज़र रहनी चाहिए, क्योंकि मार्केट की स्थिति फ़िलहाल काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है, क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ों पे भी इंडियन मार्केट में रिएक्शन काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज़ आप बैंक निफ्टी के लिए देखोगे तो बैंक निफ्टी 57,000 के ऊपर फ़िलहाल है। 57,200 57,500 पार होते ही आपको 58,000 के टारगेट भी कल दिखाई दे सकते हैं। सपोर्ट जोन 56,500 का अच्छा सपोर्ट जोन, और जो बड़ा सपोर्ट जोन है वो 56,000 का रहेगा। देखना होगा कि कैसे मार्केट करता है, लेकिन कल का दिन बाज़ार के लिए काफ़ी अहम रहेगा, क्योंकि उसके बाद में वीकेंड है। तो ध्यान रखना होगा कि मार्केट के लिए किस प्रकार की चीज़ें दिखाई देगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।